Education is not preparation for life. Education is life itself. Hello students, this is Srishti Mishra. So with a new quote and a new day we will study the part 3 of chapter 1 Matter in our surrounding of class 9th. In previous class we studied states of matter यानी कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं. एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि क्या मैटर अपनी स्टेट अवस्था को चेंज कर सकता है. तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग जानते हैं कि क्या मैटर वाकई में अपनी स्टेट को चेंज करता भी है. हम सब लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो वाटर होता है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की जो होती हैं उन तीनों अवस्थाओं में रहता है. यानी कि वाटर सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है, गैस में भी रहता है एज वाटर वेपर्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान के परिवर्तन के प्रभाव. मतलब जो चेंज होता है वो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है उस चेंज को. ये जानने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, यानी कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि आइस, बीकर, ग्लास स्टिरर, थर्मोमीटर एंड यस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आयरन स्टैंड एंड बर्नर. अब हम लोग बर्नर पे बीकर रखेंगे और बर्नर को ऑन करेंगे. बीकर में हम लोग 150 ग्राम आइस लेंगे और उसे बीकर में ड्रॉप करेंगे. एंड देन जब वो हीट होगा तब हम लोग ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो आइस है आपकी वो लिक्विड में धीरे धीरे चेंज हो रही है. वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे जो काइनेटिक एनर्जी है उस आइस की वो भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बहुत ही अच्छी स्पीड में फ्रीली मूव करने के लिए कैपेबल हो रहे हैं. दिस मीन्स कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है. काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या होती है. सो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चेंज्ड फॉर्म है आइस की, दैट इज़ लिक्विड, इसको हम लोग और हीट करते रहेंगे. यहाँ पे हम लोग ग्लास रॉड यानी कि ग्लास स्टिरर का अच्छे से यूज़ करेंगे, यानी कि उसको पानी को हम लोग ग्लास रॉड के थ्रू चलाते रहेंगे. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू मेजर द टेम्परेचर वाया थर्मोमीटर. आफ्टर सम टाइम हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो हमारा लिक्विड फॉर्म था वो भी अब वेपर्स में चेंज हो रहा है. सो यहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है जब कोई भी चीज़ किसी अनदर फॉर्म में, यानी कि कोई भी मैटर, किसी सब्सटेंस किसी अनदर फॉर्म में चेंज होता है. नाउ वो स्टेज जहाँ पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है और कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट आपका अब क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द टेम्परेचर एट विच इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि ये वो स्टेट है जहाँ पे कन्वर्जन होता है सॉलिड का लिक्विड से. लोग आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन. हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जैसे ही वाटर पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया था सॉलिड से, उसके बाद टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया था. हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट में, यानी कि प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की कि जैसे ही हम लोगों ने वाटर को और ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड की, वैसे ही जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो और तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर दिए. एंड देन एक पॉइंट आया जहाँ पे उनके पास एक इनफ एनर्जी थी जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के अट्रैक्शन से, यानी कि एक दूसरे से जो जुड़े हुए थे थोड़े बहुत, जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आपस में जितने क्लोज्ड रहते हैं उनसे भी वो फ्री हो गए और चेंज हो गए गैस में, वाटर वेपर की फॉर्म में. वो टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट.
So the boiling point is the temperature at which liquid start boiling at atmospheric pressure. वो टेम्परेचर जिसमें जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इनफ एनर्जी आ जाती है कि वो वेपर की स्टेट में चेंज हो सकें, वो है 373 केल्विन। सो दिस कंक्लूड कि जो स्टेट है मैटर की वो चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने ये जाना है कि जो स्टेट है मैटर्स की यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो चेंज होती हैं, लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। बट हमारे सराउंडिंग में ऐसे भी मैटर हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस में चेंज हो जाते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर जिसमें हम लोगों को ये शो हो रहा है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैसियस में चेंज हो रहा है। बट वहीं पे एक ऑपोजिट एरो भी है जो हमें शो कर रहा है कि गैसियस स्टेट कूल होने पर लिक्विड स्टेट में चेंज होती है और लिक्विड स्टेट कूल होने पे सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर ये समझेंगे कि कैसे सॉलिड स्टेट जो है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक चाइना डिश है जो कि ऊपर कॉटन प्लग से कवर्ड है, मतलब कैप की तरीके से उसे यूज़ किया गया है। एंड जो अमोनियम क्लोराइड है इसकी जगह आप लोग कैम्फर यानी कि कपूर भी ले सकते हैं। जब आप लोग इसे हीट करेंगे इस सॉलिड कैम्फर को, तो आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए बिना डायरेक्टली ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। आप लोगों ने अपने घर पे भी ऑब्ज़र्व किया होगा, ज़्यादातर पूजा के टाइम या नॉर्मली ऐसे भी कि जब हम लोग कपूर को यानी कि कैम्फर को जब हीट करते हैं तो वो एज अ स्मोक आपको शो होता है। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशराइज करने पे क्या अफेक्ट होता है जिससे कि चेंज आता है मैटर में। हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि ये जो डिफरेंट स्टेट होती हैं ये इसलिए होती हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपस में डिफरेंस होता है, यानी कि बहुत जगह होती है या बिल्कुल थोड़ी सी होती है या फिर होती ही नहीं है। क्या होगा जब हम लोग गैस पे प्रेशर या उसे कंप्रेस करेंगे यानी कि दबाव डालेंगे और उसे इनक्लोज करेंगे यानी कि बंद करेंगे एक सिलेंडर में। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि थ्रू अ पिस्टन जो है वो एक गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं एट लास्ट में वो एक दूसरे के पास में आ गए हैं। जब हम लोग किसी भी गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसका टेम्परेचर रिड्यूस यानी कि कम करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी लिक्विफाई गैस में यानी कि लिक्विड फॉर्म में। क्या आप लोगों ने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? ये हमेशा स्टोर्ड रहती है अंडर हाई प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पे डालकर इसे स्टोर किया जाता है, क्योंकि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि CO2 वो डायरेक्टली आपकी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है अगर हम लोग उसका प्रेशर डिक्रीज़ कर दें विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो डिटरमाइन करता है स्टेट किसी भी सब्सटेंस की कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस रहेगा। सो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि जो सॉलिड है जब वो फ्यूज़ होता है तो वो लिक्विड में चेंज होता है, और जब लिक्विड सॉलिडिफाई होता है तो वो सॉलिड में चेंज होता है। वहीं पे जब लिक्विड का वेपराइजेशन होता है तो वो गैस में चेंज होता है, और गैस का जब कंडेंसेशन होता है तो वो लिक्विड में चेंज होता है। कंडेंसेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे जो वेपर्स होते हैं वाटर के वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड में। अगर हम लोग सॉलिड और गैस की बात करें तो फिर थ्रू द सब्लिमेशन इन दोनों की भी स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो आपका सॉलिड होता है वो गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है, या गैस जो होती है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इवेपोरेशन। आप इस डायग्राम से ही समझ गए होंगे कि इवेपोरेशन है क्या। इवेपोरेशन इज़ नथिंग but it is a phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point.
यानी कि वो प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है वो लो हो, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। वी ऑल नो कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। अगर हम लोग बात करें लिक्विड की तो उसमें भी पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। अगर एक स्मॉल फ्रैक्शन हो पार्टिकल्स का किसी भी सरफेस पे ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो आपके पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के वो क्या करेंगे, खुद को एक दूसरे से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और अट्रैक्शन जो होगा उनका वो भी ब्रेक होगा, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करेंगे एंड वेपर में चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर इवेपोरेशन कि वो कैसे लिक्विड से खुद को वेपर में चेंज करते हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। जो मेन फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को वो है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टेम्परेचर, कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से उनका जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे की तरफ वो ब्रेक होकर वो फ्रीली मूव होने लगते हैं और उनकी जो स्टेट होती है लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, यानी कि जो रेट होता है इवेपोरेशन का वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर लिक्विड को टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और चाइना डिश में रखते हैं तो हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो चाइना डिश है उसमें जो पानी था वो जल्दी इवेपोरेट हुआ क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था कंपैरिजन टू टेस्ट ट्यूब। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर भी एक टाइप का फैक्टर है जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन होता है वो अफेक्टेड होता है। वो ऐसे कि जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है हमारी एयर में वो रिप्रेजेंट होता है एक वर्ड से जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी, हिंदी में हम लोग इसे उमस बोलते हैं। जब एयर में ये ह्यूमिडिटी स्लो होती है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो हाई होता है और जो वाटर होता है वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। वहीं पे अगर जो ह्यूमिडिटी का अमाउंट है वो एयर में ज़्यादा हो जाए तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ फोर्थ, विंड स्पीड, यानी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है लिक्विड का वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हमारी विंड की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। ये कॉमनली हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है उस दिन हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। वो इसलिए कि जैसे जैसे विंड की स्पीड इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर के वो भी विंड के साथ चले जाते हैं और एक डिक्रीज़ कर देते हैं अमाउंट वाटर वेपर का। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि कैसे इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग को कॉज करता है। एक ओपन वेसल में हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो लिक्विड होता है वो कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग ताकि वो अपनी एनर्जी को दोबारा से रीगेन यानी कि दोबारा से पा सकें जो कि उन्होंने लॉस्ट कर दी थी यानी कि गुम कर दी थी इवेपोरेशन के टाइम पे। यही जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, सराउंडिंग को कोल्ड बनाती है, क्योंकि क्या होता है जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से तो जो हीट होती है वो अपने पास ले लेता है एंड सराउंडिंग कूल डाउन। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम लोग एसीटोन अपने पाम पे डालते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं पाम के वो हमसे एनर्जी ले लेते हैं और वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, हमसे हीट एनर्जी लेकर वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं एंड इसी वजह से जब हम लोग एसीटोन को अपने पाम पे डालते हैं तो हमें कूल यानी कि ठंडक महसूस होती है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ एक
हॉट सनी डे यानी कि एक गर्मी भरे दिन के बाद जो लोग होते हैं वो पानी का छिड़काव करते हैं अपनी रूफ यानी कि छतों पे या फिर खुले ग्राउंड पे। दिस इज़ बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट वेपराइजेशन जो होती है वाटर की वो हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, यानी कि वो सरफेस को ठंडा करने में हेल्प करता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट वो हीट है जो कि या तो रिलीज होती है या फिर ऑब्जर्व होती है जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है, फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। साथ अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। वो इसलिए क्योंकि जो कॉटन होती है वो आपकी गुड एब्जॉर्वर होती है वाटर की। हमारी जो बॉडी होती है वो अपनी जो हीट होती है वो निकालती है एज अ स्वेट, एंड कॉटन क्या करता है उस स्वेट को ऑब्जर्व करता है और उसको एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस कराता है ताकि वो इवेपोरेट हो सके। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, जो कि जिसमें यानी कि पानी जो है वो ठंडा भरा हुआ होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक ठंडे पानी से भरा हुआ ग्लास को रख देंगे एक टेबल पे और हम लोग कुछ देर बाद ये ऑब्जर्व करेंगे कि उस पर उसके आउटर सरफेस पे कुछ वाटर की ड्रॉप्स प्रेजेंट हो जाती हैं। वो ड्रॉप्स इसीलिए प्रेजेंट होती हैं क्योंकि जो एयर में वाटर होता है वो इसके कांटेक्ट यानी कि ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने पे अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है और वाटर में चेंज हो जाता है। सो जैसे ही वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है वैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी स्टेट होती है यानी कि वेपर की स्टेट होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। So this is all about chapter 1 of class 9th named Matter in Our Surrounding. If you loved this video then don't forget to share, comment, like and subscribe.